Good morning students. Today we will discuss our another topic which is formation of urine. So kidney is the main secretory and excretory organ of the body and it has two important functions. One is regulating the volume and composition of body fluid, यानी जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है उसका कंपोजिशन और उसका वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन which is it also produce hyperosmotic urine. What is urine? Urine is the fluid separated from the blood plasma by kidneys activity. It is known as urine. यानी यूरिन क्या होगा? यूरिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा से सेपरेट किया हुआ फ्लूइड है जो कि किडनी की एक्टिविटी से प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस फ्लूइड इज नोन एज यूरिन. ओके, अब जो यूरिन का फॉर्मेशन है, आज हमारा टॉपिक भी यही है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द रिजल्ट ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस. वन इज द फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन. ओके, तो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और उसका कंसेंट्रेशन जो है उसको कंट्रोल करना, दैट मीन्स कंपोजिशन को कंट्रोल करना. और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन को प्रोड्यूस करना. हाइपर ऑस्मोटिक दैट मीन्स ऐसा यूरिन जिसके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है या यूं कहें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन वो ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है. और वो भी एक अडेप्टेशन है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में जो एनिमल रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि उन्हें वाटर को कंजर्व करना होता है, तो वो वाटर एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज नहीं कर सकते हम लोग. तो हम क्या करते हैं, हम जनरली हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन जो है वो सिक्रीट करते हैं. ओके, तो यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा वो तीन अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा होता है. पहला फिल्ट्रेशन कहलाएगा, सेकेंड आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा और थर्ड प्रोसेस होगा सिक्रेशन. तो हम पहली हेडिंग डालते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चलता है, पर क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि फिल्टर हो रहा है. अब फिल्ट्रेशन बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड प्लाज्मा का कहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको डिस्कस करें हम लोग. तो पहली हेडिंग हो गई हमारी फिल्ट्रेशन. So filtration of blood plasma, it is occur in the glomerulus of Bowman capsule or Malpighian corpuscle. Filtration of blood plasma it is occur in glomerulus. कल हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलस क्या होता है. अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था. दिस इज आवर बोमेन कैप्सूल, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है. ओके, और यहाँ पे होगा आपका ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है. एक नॉट पाई जाती है ब्लड कैपिलरी की. उस नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस. और ये क्या है हमारा बोमेन कैप्सूल. तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि फिल्ट्रेशन जो होता है, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन जो है इट इज अकर इन ग्लोमेरुलस. कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है. ग्लोमेरुलस के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की यानी यहाँ की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड कैपिलरी का नॉट है, इट इज ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली ब्लड कैपिलरी नॉट. So walls of blood capillaries are highly permeable. कैसी होती हैं, वो permeable होती है, इसीलिए इस जगह पे आसानी से फिल्ट्रेशन हो सकता है. तो glomerulus is actually vascular component of Bowman capsule, है ना, या किडनी का जो है वो vascular component है. ये glomerulus या यूं कहें नेफ्रॉन has two types of vascular component. vascular word जो है it is used for blood capillaries, blood vessels, है ना. kidneys have, nephron have two types of vascular component. one is glomerulus and second is peritubular capillaries. नाम से पता चल रहा है. तो नेफ्रॉन के अंदर हम बता रहे हैं कि दो वॉस्कुलर कंपोनेंट पाए जा रहे हैं.
पहला तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वुमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है ये। और दूसरा होता है पेरीट्यूबुलर, पेरी यानी सराउंडिंग, और ट्यूबुलर मतलब जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन है उसको सराउंड करते हुए वास्कुलर कंपोनेंट जो है वो क्या कहलाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ये वुमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, एंड दे बोथ आर कंबाइंडली नोन एज मैलपिजियन कॉर्पसस। मैलपिजियन कॉर्पसस कहलाता है ये। तो यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन में ब्लड जो है वो किससे आता है, एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा। ओके, ग्लोमेरुलस में ब्लड की सप्लाई कौन सी ब्लड वेसल से होगी, एफरेंट आर्टेरियोल, जिसका डायामीटर एज कंपेयर टू दिस आर्टेरियोल इज मोर, इससे ज्यादा है। और जो यहाँ से ब्लड वापस लेके जाएगी उसे हम कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर, जो ब्लड लेके आता है उसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, और जो यहाँ ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इफरेंट आर्टेरियोल कहलाएगा। और जो तो आगे जाके ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल होगा वो फर्दर आगे जाके क्या बनाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा, यानी इसके नीचे की तरफ क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होगा, एंड देन उसके बाद डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हैनले होगा, फिर लूप ऑफ हैनले बनेगा, यू शेप जो पेन है वो बनेगा, एंड देन वापस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले बनेगा। तो लूप ऑफ हैनले को कवर करते हुए इस तरह से कौन सा नेटवर्क आएगा, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेंगी। इसका मतलब समझ में आ गया कि एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से वापस ब्लड कौन लेके जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल। और इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो फर्दर किसमें बदल जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, मतलब जो ट्यूबुलर कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन है उसको कवर अप करते हुए उसको सराउंड करने के लिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा पोर्शन जो है नेफ्रॉन का कप शेप पोर्शन जो है, बिगिनिंग वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, हमारा वुमेन कैप्सूल कहलाएगा, वुमेन कैप्सूल कहलाएगा। अब वुमेन कैप्सूल की जो सेल्स है, वुमेन कैप्सूल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो वुमेन कैप्सूल वाला पोर्शन है यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। यहाँ पे ये मैंने बनाई है, आप देखिए ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, दीज आर पोडोसाइट्स। अब ये जो पोडोसाइट्स होती हैं उसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, और ये जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं वो ब्लड कैपिलरी का जो नॉच है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। तो दैट मीन्स ये किस में हेल्प करेगी, फिल्ट्रेशन में। तो वुमेन कैप्सूल का इनसाइड जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल एंड दैट आर नोन एज पोडोसाइट्स। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का जो मैंने बंच बनाया है, दीज आर पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स के अंदर फिंगर लाइक एक्सटेंशन पाए जाते हैं, और ये जो एक्सटेंशन होते हैं वो किसमें धसे हुए रहते हैं, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। जो ग्लोमेरुलस का ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो है, तो पहला तो हुआ पोडोसाइट, उसके बाद जो ब्लड कैपिलरी है, यानी जो ग्लोमेरुलस का ब्लड कैपिलरी नॉट है, वहां पे भी यानी जो जाल है, उन ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन भी हाईली परमिएबल होती है। तो यहाँ पे आप देखिए एंडोथेलियल सेल्स, उसके अलावा उसको सराउंड किया हुआ स्मूथ मसल्स जो है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बनेगी एंडोथेलियल सेल्स की। तो ये तीन कंपोनेंट जो है, वन इज एंडोथेलियल सेल, अनदर इज स्मूथ मसल्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, और थर्ड जो है वो है पोडोसाइट्स। तो ये तीन जो है डिवाइसेस, वन इज एंडोथेलियल सेल्स, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड हो गया आपका पोडोसाइट। तो ये तीनों जो है वो फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में काम करती है, वो फिल्टर करती है ब्लड प्लाज्मा को ग्लोमेरुलस से, और कहाँ उस फिल्ट्रेट को लाती है, वुमेन कैप्सूल के अंदर लेके आती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कौन कौन डिवाइस है, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स किसकी, जो ब्लड कैपिलरी है उसकी, स्मूथ मसल्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड हो गया आपके पोडोसाइट्स। तो ये तीनों जो है वो फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में काम करती है। उसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि ये जो आपका ब्लड कैपिलरी है, ये एंडोथेलियल सेल्स है, इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, एंड दीज पोर्स आर नोन एज फेनेस्ट्रेशन। क्या कहलाएंगे ये आपके, फेनेस्ट्रेशन कहलाएंगे। ये जो फेनेस्ट्रेशन होते हैं इनके थ्रू भी वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं
फिल्टर होके बोमन कैप्सूल के कप में आ जाते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है वो फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में काम करती है और ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है, इट फिल्टर्स द ब्लड टू प्रोड्यूस अ फ्लूइड दैट लेक सेल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड इट इज कॉल्ड रीनल फिल्ट्रेट। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलस की सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं या पोडोसाइट्स है बोमन कैप्सूल का, वो क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं और फाइनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, रीनल फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। ये तो यहाँ तक बात हुई। अब हमने बात तो कर लिया कि भाई ये जो मैलपिजियन कॉर्पस्कल्स हैं, दैट मीन्स ये आपका ग्लोमेरुलस और ये आपका बोमन कैप्सूल, ये दोनों जो है वो फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं और रीनल फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर कहाँ से आता है ना, फिल्ट्रेट कैसे वो बनता है और वो किस प्रकार से यहाँ पे प्रेशर से फिल्टर हो पाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस, ये हमारा बोमन कैप्सूल हो गया और ये हो गया हमारा ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। कौन ब्लड लेके आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल। कौन ब्लड लेके जा रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल। ये हो गया ग्लोमेरुलस। हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसका डायामीटर एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से ब्लड तो बहुत सारा यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से कम ब्लड जो है वो जा पाएगा क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर जो है वो कम है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किस वजह से हुआ ये, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर ज्यादा है, जबकि इफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर कम है। ये मोटी ट्यूब है, ये पतली ट्यूब है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इस नॉच के अंदर बढ़ता है एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा, पहले प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शॉर्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, GHP एंड इट इज अबाउट 60 mmHg। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो कि डायमीटर में डिफरेंस की वजह से डेवलप हो रहा है, कितना होगा, 60 mmHg के करीब होगा। अब ये जो यानी इतने प्रेशर से ब्लड जो है वो यहाँ आएगा, लेकिन बोमन कैप्सूल के अंदर पहले से फ्लूइड उपस्थित होगा, साथ के साथ जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर भी कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये जो पहले से उपस्थित फ्लूइड है या फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है ना, अलग अलग प्रोटीन होते हैं, तो वो जो प्रोटीन है वो अपोज करेंगे यहाँ से ब्लड को फिल्टर होने में, मतलब प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होने में अपोजिशन फोर्स लगाते हैं। तो पहला अपोजिशन फोर्स जो होगा वो होगा ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, BCOP and it is about 32 mmHg. Blood colloidal osmotic pressure, it is due to presence of plasma protein present in plasma, they causes blood colloidal osmotic pressure। मतलब ये क्या करेंगे, इस प्रेशर के अपोजिट काम करेंगे। इतने प्रेशर से तो फिल्ट्रेशन होगा और इतने प्रेशर से अपोजिशन होगा कि नहीं, फिल्ट्रेशन नहीं होना है, ओके। उसके बाद जो थर्ड प्रेशर होता है दैट इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
होता है अप्रोक्सीमेट 18 कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज अबाउट 18 mmHg। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा, इस बोमन कैप्सूल के अंदर पहले से कुछ प्रीऑक्यूपाइंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो भी अपोज करता है फर्दर दूसरे फिल्ट्रेट को अंदर आने में, मतलब दूसरे फ्लूइड को अंदर आने में अपोज करेगा कि नहीं, यहाँ नहीं आना है। तो दैट मीन्स ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो इसके अपोजिट कौन से दो प्रेशर काम करेंगे? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 32 mmHg का है, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 18 mmHg का है। तो टोटल जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो कितना होगा, आप देखिए। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसे हम शॉर्ट में EFP भी बोलेंगे, ये कितना होगा आपका? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कितना हो गया? 60 माइनस 32 माइनस 18, दैट मीन्स 60 माइनस 50, सो इट इज अबाउट 10 mmHg। मतलब इतने प्रेशर से ब्लड जो है, ब्लड का प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होगा, और रीनल फिल्ट्रेट में क्या क्या आ जाएंगे? ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, कैल्शियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, वाटर हो गया। तो ये क्या होंगे? ये रीनल फिल्ट्रेट बनता है। क्लियर? तो कितने प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? 10 mmHg के करीब होगा। क्लियर हो गया सबको? तो इतने फिल्ट्रेशन प्रेशर से रीनल फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसका फिल्ट्रेशन होगा, और रीनल फिल्ट्रेट में बनेगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कैल्शियम, वाटर, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हुआ हमारा फिल्ट्रेशन, तो दैट मीन्स 10 mmHg प्रेशर के द्वारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, उसमें क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो यूजफुल ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, या सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, दीज आर यूजफुल सब्सटेंसेस, तो इनको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, इनको फिर से बॉडी जो है वो वापस से लेगी, और कुछ जो अनयूजुअल सब्सटेंस है वो वापस इसके अंदर सिक्रीट करेगी यूरिन के अंदर, वेस्ट के अंदर। तो उस तरह से फाइनली जो है हम इन तीनों प्रोसेसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच।